हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का वीडियो इतना लेट क्यों आया। तो आज का वीडियो लेट इसलिए आया क्योंकि कल मैं घर पे नहीं था और आज अभी जो है कुछ देर पहले मैं घर पे लौटा हूँ, तो वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो इस वजह से आज का जो वीडियो है ये काफ़ी लेट हो गया। कल से आपको रेगुलर जो वीडियो है वो टाइम पर मिलेंगे, यानी कि सुबह ही आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 29 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर से संबंधित हम उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो यूपी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 94 ईयर्स यानी कि 94 साल की उम्र में निधन हो गया। और याद रखेंगे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे गंदे आदमी इनको माना जाता था, नाम याद रखेंगे अमो हाजी का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? तो अभी जो है गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर घर जल राज्य घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। और ये लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, अभी आपका पैट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो याद रखेंगे आप, गोवा जो है ये हर घर जल वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, हरमनप्रीत सिंह को। अगला है, लद्दाख में शुरू हुआ मैं भी सुभाष अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय की पहल है। अगला है, वर्ष 2021 और 2022 के लिए किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है IIT मद्रास को। अगला है, मिनकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये जो दोनों समुद्र तट हैं ये भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, लक्षद्वीप में स्थित हैं ये समुद्री तट, मिनकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। अगला है, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी धनराशि खर्च कर उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 650 करोड़ रुपए। दोस्तों, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है हाईटेक किया जाए और इसके तहत यूपी सरकार ने 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक करने की दिशा में जल्द ही इसे बॉडी वॉर्न कैमरा दिए जाएंगे और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस किया जाएगा। जो गृह विभाग है उसने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 1200 बॉडी वॉर्न कैमरा खरीदने के लिए 4.8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और 1650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर फॉर वीमेन की खरीद के लिए 2.48 करोड़ रुपए और 30,000 पोस्टमार्टम किट खरीदने के लिए 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो यहां से याद रखेंगे कि किस राज्य सरकार ने पुलिस को हाईटेक करने के लिए 650 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये दी है यूपी सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 8वें स्थान पर। दोस्तों, 27 अक्टूबर 2022 को अभी जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, कौन सी? तो प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022। तो इसके अनुसार देश भर में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में जो उत्तर प्रदेश है ये 8वें स्थान पर है। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों द्वारा कचरे को रिसाइकिल कर पुनः इस्तेमाल के लिए नव प्रयोगों के बारे में भी बताया गया है। विदित है कि उत्तर प्रदेश ने 2018 से, ये बात जो है दोस्तों पहले से ही है
कि 2018 से यूपी में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, संग्रह, परिवहन, बिक्री, रिसाइकलिंग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है और प्रदेश में प्लास्टिक कचरे को ईंधन में बदलने के लिए भी 2 प्लांट लगाए गए हैं। प्लांट लगाने के अलावा प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण में भी हो रहा है और इसके साथ ही पेपर मिलों ने सीमेंट मिल के साथ इस तरह के कचरे को नए रूप में इस्तेमाल करने की पहल की है। यानी कि यूपी में अगर देखा जाए तो जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक कचरा है, इसके निस्तारण की व्यवस्था जो है लगातार की जाती है और इसी के चलते जो उत्तर प्रदेश है इसकी देश भर में जो रैंकिंग आई है वो आई है 8वें स्थान पर। कौन सी? तो प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में। याद रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों यूपी में भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके निर्माण पे, संग्रह पे, परिवहन, बिक्री, रिसाइकलिंग यानी कि इस सब पर जो है क्या लगा है? प्रतिबंध लगा है 2018 से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना का निर्देश दिया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गृह विभाग के साथ बैठक की और उस बैठक में ये कहा गया कि प्रदेश के हर जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना की जाए, ऐसा निर्देश दिया गया। अब ये जो साइबर क्राइम थाना है इसका काम क्या है? तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो साइबर क्राइम से संबंधित मामले होंगे उनका निस्तारण जो है यहाँ पे किया जाएगा। प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण हो गया, खरीद फरोख्त है, ड्रग ट्रैफिकिंग है के विरुद्ध अभियान को और तेज करना इसका उद्देश्य है। तो ये इसका उद्देश्य है और साइबर क्राइम के जो मामले होते हैं उसका भी निस्तारण जो है इन्हीं थानों के माध्यम से किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप यहाँ से कि यूपी में हर जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, दिल्ली सरकार द्वारा। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी की अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना की घोषणा की है। कौन सी योजना है? तो एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि। तो ये योजना है। अब ये जो योजना है इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो इसके अंतर्गत आवासीय संपत्तियों के मामले में वर्तमान और पिछले 5 वर्षों के जो संपत्ति कर है तो उसकी मूल राशि का एक मुश्त अगर कोई भुगतान करता है तो उसको जो उसका टैक्स है पिछले 5 सालों का वो जो है पूरा का पूरा क्या किया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। यानी 100% की छूट जो है उसे बकाया कर में मिलेगी। तो ये योजना की है दिल्ली सरकार ने शुरू। तो याद रखेंगे कौन सी है? एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि। ये किस राज्य से संबंधित हो गई है? तो ये दिल्ली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों दिल्ली में जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे अक्टूबर 2022 में दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया। कोविड महामारी की अवधि की तुलना में दिल्ली की रैंकिंग में सुधार हुआ है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान पर था, जो कि महामारी के पहले का समय था। और अभी जाकर के 2022 की अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 2022, तो 2022 में जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में। और अगर देश की बात की जाती है तब तो पहले स्थान पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की टॉप 10 सूची में और कौन सा हवाई अड्डा है, तो कोई भी इंडिया का हवाई अड्डा नहीं है। यानी टॉप 10 की सूची में आने वाला केवल एकमात्र हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि 10वें स्थान पर रहा। दोस्तों में अगर हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो कौन सा है, तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन का अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा। तो ये चीज याद रखेंगे आप, सबसे ज्यादा व्यस्त कौन सा रहा, तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है कहाँ पे, तो यूनाइटेड स्टेट में ये है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो जो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये इंडिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो ये 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, फिजी। दोस्तों जो फिजी है यहाँ पे 15 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी 2023 तक क्या किया जाएगा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की ये मेजबानी करेगा फिजी, जो फिजी कंट्री है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस की वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया है।
3 दिवसीय सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में, कौन सा शहर है, नाडी शहर, इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा और ये पहला मौका है जब इसे पैसिफिक रीजन में आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे कि जो फिजी कंट्री है यहाँ पे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और फिजी में पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है। फिजी क्या, पैसिफिक रीजन में इसे जो है पहली बार ही आयोजित किया जा रहा है। और कब होगा ये, तो 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसकी आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ट्विटर का। दोस्तों टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, तो इन्होंने 44 अरब डॉलर के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए ट्विटर का टेक ओवर कर लिया है। महीनों की अटकलों के बाद एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 में पुष्टि की है कि वह मूल सहमत मूल्य पर ट्विटर बाय आउट के साथ आगे बढ़ेंगे। 54.2 प्रति शेयर पर ट्विटर ने अप्रैल 2021 में एलन मस्क की डील को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से याद आप रखेंगे कि जो ट्विटर है इसका टेक ओवर जो है किसने कर लिया है, तो जो टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने 44 अरब डॉलर के साथ जो ट्विटर है इसका टेक ओवर किया है। तो यहाँ से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ट्विटर है इसको किसने खरीद लिया है, तो टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि ट्विटर के नए मालिक कौन हो गए हैं, तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। और एक बात यहाँ से और याद रखेंगे कि जैसे ही ट्विटर को इन्होंने खरीदा है उसके बाद जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, आप लोग जानते होंगे, तो जो पराग अग्रवाल थे उनको इन्होंने निकाल दिया है, उनको टर्मिनेट कर दिया है। इस बात को भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको जो है ट्विटर के सीईओ पद से टर्मिनेट कर दिया गया है। दोस्तों ट्विटर की अगर हम बात करते हैं तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो इस बात को याद रखेंगे 21 मार्च, कब हुई थी, 21 मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। और ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर ट्विटर का हेडक्वार्टर है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 5 से 7 नवंबर 2022 तक आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, देहरादून में। दोस्तों 3 दिवसीय जो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन है ये 5 से 7 नवंबर 2022 तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। और इसरो और भारत सरकार के सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग विज्ञान भारती के सहयोग से इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। भारत सरकार पारंपरिक ज्ञान के आधार पर भारतीय परिप्रेक्ष्य के साथ पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान खोजने के लिए देश भर में सुमंगलम अभियान का आयोजन कर रही है। भारत सरकार देहरादून में पंचमहाभूत आकाश या अंतरिक्ष पर आधारित पहला सम्मेलन आयोजित कर रही है। तो इस वजह से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो 3 दिवसीय ये सम्मेलन होगा, अंतरिक्ष सम्मेलन, जो कि 5, 6 और 7 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे होगा ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, देहरादून में ये आयोजित किया जाएगा। और कौन करेगा, तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार के सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग जो हैं ये जो है विज्ञान भारती के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, मिस्र में। दोस्तों जलवायु पर आधारित जो संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक है COP27, ये 6 नवंबर से, कब से, 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होगी। ये 5वीं बार भी होगा जब अफ्रीका में जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया। तो याद रखेंगे यहाँ से कि जो जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी, तो मिस्र में की जाएगी। और मिस्र में कहाँ पे, तो शर्म अल शेख में ये आयोजित की जाएगी। और 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक ये जो वार्षिक बैठक है वो आयोजित रहेगी। ठीक, याद रखेंगे दोस्तों। मिस्र से याद रखेंगे इसकी कैपिटल की, मिस्र की राजधानी क्या है, तो काहिरा मिस्र की राजधानी है। और मिस्र की जो करेंसी है वो क्या है, तो मिस्री पाउंड, ये जो है मिस्र की करेंसी है। ठीक, वैसे इंपॉर्टेंट राजधानी ज्यादा होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कैपिटल से पूछा जाता है। तो मिस्र की कैपिटल क्या है, काहिरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने
गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव वार्डन करेंगे। सदस्यों में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति का कार्यकाल 2 साल का है और यह मौजूदा गिद्ध स्थलों के संरक्षण, निगरानी और राज्य भर में गिद्धों की आबादी के मानचित्रण के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी। यह जो समिति होगी, गिद्धों की मौत का मुख्य कारण जहरीली पशु चिकित्सा औषधियां, तो इसके उपयोग को खत्म करने का भी काम करेगी। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु में। याद रखेंगे। और दोस्तों तमिलनाडु से कुछ योजनाएं याद रखेंगे, जैसे नालया थिरन कौशल कार्यक्रम, ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु से। कुछ दिन पहले जो है इसको शुरू किया गया था। कौन सा है? नालया थिरन कौशल कार्यक्रम। तो ये जो है तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये भी किसने शुरू की थी, तो ये भी की थी तमिलनाडु ने शुरू, नाश्ता योजना। और इसके अलावा की योजना और है पुदुमाई पेन योजना, जो कि छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए क्या करना था, वित्तीय सहायता देना था। तो याद रखेंगे पुदुमाई पेन योजना, नाश्ता योजना और नालया थिरन कौशल कार्यक्रम, ये सभी संबंधित हैं तमिलनाडु से, तो इनको आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि देश का पहला जो डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो वो भी तमिलनाडु में। ठीक है, डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य देश का पहला। तो दोस्तों ये थे 29 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि साल 2022 का जो सखारोव फ्रीडम प्राइज है ये किसको दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट था, यूक्रेन के लोगों को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सभी लोग कोशिश किया करें कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, किस शहर में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।